नमस्कार और स्वागत है आपका हमारी आज की इस खास बातचीत में। आज हम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के एक बहुत ही अहम पड़ाव पर बात करने वाले हैं। भारत छोड़ो आंदोलन यानी क्विट इंडिया मूवमेंट। नमस्कार। जी बिल्कुल। आज हम इसी आंदोलन पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे। हमारे पास जो जानकारी है वो एक स्रोत भारत छोड़ो आंदोलन करो या मरो उसके कुछ हिस्सों पर आधारित है। और कोशिश यही रहेगी कि हम समझें कि ये आंदोलन क्यों हुआ, कैसे हुआ और इसके नतीजे क्या रहे। मतलब सिर्फ घटनाओं को देखना नहीं, बल्कि उसके पीछे की भावना को समझना। हाँ, और जैसा कि सोर्स में भी ये बात है कि ये टॉपिक सिर्फ इतिहास के लिहाज से ही नहीं, बल्कि जो लोग एसएससी, यूपीएससी, रेलवे जैसे एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए भी ये बहुत ज़रूरी है। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। सबसे पहले माहौल को समझना ज़रूरी है ना, कि ये आंदोलन किस पृष्ठभूमि में शुरू हुआ। बिल्कुल। देखिए, समय था दूसरे विश्व युद्ध का। 1939 में ब्रिटेन ने जर्मनी के खिलाफ युद्ध छेड़ दिया। पर जो बात भारतीयों को बहुत चुभी वो ये थी कि उस वक्त के वाइसराय लॉर्ड लिनलिथगो ने भारत के किसी नेता से, किसी चुने हुए प्रतिनिधि से कोई सलाह मशवरा ही नहीं किया। अच्छा। और बस एक तरफा ऐलान कर दिया कि भारत भी ब्रिटेन की तरफ से युद्ध में शामिल है। ओह, मतलब करोड़ों लोगों की जिंदगी का फैसला उनसे बिना पूछे ही ले लिया गया। ज़ाहिर है ये तो बहुत अपमानजनक लगा होगा, गुस्सा आया होगा लोगों को। बहुत ज्यादा। ये सिर्फ कोई राजनीतिक असहमति नहीं थी, ये सीधे सीधे स्वाभिमान पर चोट थी। और ऐसा पहली बार नहीं हो रहा था। एक लंबे समय से ये महसूस हो रहा था कि भाई हमारे फैसले लंदन में हो रहे हैं। पूर्ण स्वराज की मांग तो पहले से ही तेज हो रही थी। इस घटना ने तो जैसे आग में घी डाल दिया। कांग्रेस ने प्रांतीय सरकारों से इस्तीफे दे दिए। माहौल एकदम गर्मा गया था। और उधर युद्ध में ब्रिटेन की हालत भी खासकर एशिया में जापान के आगे थोड़ी पतली थी। अच्छा, तो इसी तनाव भरे माहौल में 8 अगस्त 1942 को बॉम्बे में कांग्रेस की वो मीटिंग हुई। वो कोई मामूली मीटिंग नहीं रही होगी फिर तो। नहीं, बिल्कुल नहीं। वो एक ऐतिहासिक मीटिंग थी। उसी मीटिंग में ग्वालियर टैंक मैदान में महात्मा गांधी ने वो अपना मशहूर भाषण दिया, जिसने पूरे देश में जैसे एक बिजली दौड़ा दी। उन्होंने साफ कहा, अंग्रेजों भारत छोड़ो, और साथ ही देश को एक नारा दिया, एक मंत्र, करो या मरो। करो या मरो, डू और डाई। ये सिर्फ शब्द नहीं थे, ये एक तरह का ऐलान था कि अब बस बहुत हुआ, या तो पूरी आज़ादी लेंगे या इस कोशिश में जान दे देंगे। कोई बीच का रास्ता नहीं। इसने तो सालों से जो संघर्ष चल रहा था उसे एक बिल्कुल नई तेजी दे दी होगी। तो यहीं से आंदोलन शुरू हो गया। हाँ बिल्कुल। 8 अगस्त 1942 की शाम ग्वालियर टैंक मैदान, जिसे अब अगस्त क्रांति मैदान कहते हैं, वहीं गांधी जी के भाषण के साथ आंदोलन की औपचारिक शुरुआत मानी जाती है। माहौल में एक जबरदस्त जोश था, एक पक्का इरादा कि अब पीछे नहीं हटना। लेकिन अंग्रेजी हुकूमत तो चुप नहीं बैठी होगी। उन्हें अंदाजा तो रहा होगा कि कांग्रेस कुछ बड़ा करने वाली है। उन्होंने क्या किया? हाँ, अंग्रेज इस बार पूरी तरह से तैयार थे। उन्हें पता था कि ये आंदोलन पहले के आंदोलनों से कहीं ज्यादा बड़ा और तेज हो सकता है, तो उन्होंने बहुत तेजी दिखाई। 8 अगस्त की रात और 9 अगस्त की सुबह होते होते गांधी जी, सरदार पटेल, नेहरू जी, मौलाना आजाद, मतलब कांग्रेस के लगभग सभी बड़े नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया। अरे, एक ही रात में? जी, और उन्हें देश के अलग अलग हिस्सों में जेलों में डाल दिया गया, वो भी गुप्त जगहों पर। कांग्रेस को तो गैर कानूनी संगठन ही घोषित कर दिया। यानी आंदोलन शुरू होते ही उसका पूरा का पूरा नेतृत्व गायब। अंग्रेजों की चाल तो साफ थी, लीडरशिप खत्म करो, आंदोलन अपने आप खत्म हो जाएगा। और शायद इसीलिए, जैसा सोर्स में भी लिखा है, इसे अक्सर लीडरलेस मूवमेंट यानी नेतृत्व विहीन आंदोलन कहते हैं। हाँ, कागज पर तो यही लग रहा था। जो मेन लीडर थे, जो दिशा देते, वो सब जेल में थे। अंग्रेजों को लगा कि अब तो जनता बिखर जाएगी, कुछ दिनों में सब शांत हो जाएगा। पर हुआ इसका ठीक उल्टा। अच्छा, ये कैसे हुआ? मतलब सरकार का अंदाजा गलत कैसे हो गया? हुआ ये कि जैसे ही नेताओं की गिरफ्तारी की खबर फैली, लोगों का गुस्सा और भड़क गया। आंदोलन थमने के बजाय एक तरह से अपने आप एक जन विद्रोह के रूप में पूरे देश में फैल गया, जैसे हर आदमी खुद ही अपना नेता बन गया हो। कमाल है। मतलब बिना किसी सेंट्रल डायरेक्शन के लोग खुद ही आगे आ गए। कैसा रूप लिया इस रिएक्शन ने? क्या हुआ देश भर में? अभूतपूर्व था वो। शहर, कस्बा, गांव, हर जगह लोग सड़कों पर थे। स्टूडेंट्स ने स्कूल कॉलेज छोड़ दिए, मजदूरों ने फैक्ट्रियों में हड़ताल कर दी। जलसे, जुलूस, मीटिंग्स, ये सब तो आम बात हो गई। लेकिन सिर्फ शांतिपूर्ण प्रदर्शन नहीं थे, कई जगहों पर मामला हिंसक भी हुआ। हिंसा? किस तरह की?
सोर्स क्या बताता है इस बारे में? सोर्स के मुताबिक लोगों का गुस्सा सरकारी प्रतीकों पर निकला। पुलिस स्टेशन, पोस्ट ऑफिस, रेलवे स्टेशन, दूसरी सरकारी इमारतें, इन पर हमले हुए, आग लगा दी गई। कम्युनिकेशन तोड़ने के लिए फोन और टेलीग्राफ के तार काट दिए गए। ट्रेनें रोकने के लिए पटरियां उखाड़ दी गईं। कुछ जगहों पर तो लोगों ने अपनी समानांतर सरकारें बनाने की भी कोशिश की। बाप रे, ये तो पूरी व्यवस्था को सीधी चुनौती थी। क्या सोर्स इस बात पर जोर देता है कि आम लोगों की भागीदारी कितनी थी इसमें? हाँ बिल्कुल, सोर्स ये साफ कहता है कि शायद ये भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का सबसे बड़ा जन आंदोलन था। समाज का लगभग हर वर्ग इसमें शामिल था। छात्र, नौजवान, महिलाएं, किसान, मजदूर, सब। खासकर महिलाओं की भागीदारी बहुत अहम थी। वो सिर्फ जुलूसों में नहीं थी, कई जगह उन्होंने नेतृत्व भी संभाला। इससे ये पता चल गया कि आज़ादी की चाहत अब सिर्फ कुछ पढ़े लिखे नेताओं या शहरों तक सीमित नहीं है, ये पूरे भारत की आवाज़ बन चुकी है। तो एक तरफ बड़े नेता जेल में, दूसरी तरफ जनता का ये उग्र रूप। पर क्या वाकई कोई नेतृत्व नहीं था? बिल्कुल था नेतृत्व तो। मतलब कोई सेकंड लाइन के लीडर्स या लोकल लेवल पर कोई तो होगा जो चीज़ों को थोड़ा बहुत संभाल रहा हो। नहीं, ऐसा भी नहीं कि नेतृत्व बिल्कुल खत्म हो गया था। जब पहली कतार के नेता गिरफ्तार हो गए, तो दूसरी कतार के कई नेता, खासकर समाजवादी नेता, सामने आए। इनमें कुछ बड़े नाम हैं: अरुणा आसफ अली, जयप्रकाश नारायण, राम मनोहर लोहिया, अच्युत पटवर्धन, उषा मेहता। ये लोग या तो गिरफ्तारी से बच गए थे या बाद में जेल से भागकर सक्रिय हुए। अरुणा आसफ अली का जिक्र तो खास तौर पर आता है। उनके बारे में क्या खास बात बताई गई है? अरुणा आसफ अली ने जो किया वो हिम्मत की मिसाल है। 9 अगस्त 1942 को, जब सब बड़े नेता जेल में थे और बॉम्बे में एक अनिश्चितता सी थी, वो उसी ग्वालियर टैंक मैदान में गईं और तिरंगा फहरा दिया। ये अंग्रेजों को सीधी चुनौती थी और आंदोलन करने वालों के लिए एक सिग्नल कि लड़ाई जारी रहेगी, चाहे जो हो जाए। उनका ये काम उस वक्त एक लेजेंड बन गया। वाकई गजब की हिम्मत। जेपी लोहिया जैसे नेताओं का क्या रोल रहा? इन नेताओं ने ये समझा कि अब खुलकर आंदोलन चलाना मुश्किल है, तो उन्होंने जमीन के नीचे से, मतलब अंडरग्राउंड रहकर काम करने का फैसला किया। सोर्स बताता है कि उन्होंने गुप्त रूप से एक पूरा नेटवर्क बनाया। जयप्रकाश नारायण तो हजारीबाग जेल से भाग निकले थे। वो और लोहिया जैसे नेता छुपकर काम करते रहे। ये अंडरग्राउंड एक्टिविटी में होता क्या था? मतलब करते क्या थे ये लोग? मतलब गुप्त तरीके से संगठन चलाना, सीक्रेट रेडियो स्टेशन चलाना। जैसे उषा मेहता का सीक्रेट कांग्रेस रेडियो बहुत मशहूर हुआ, जिससे लोगों तक खबरें और निर्देश पहुंचाए जाते थे। पर्चे छापकर बांटना, लोगों को जोड़ना, तोड़फोड़ की कार्रवाइयों को कोऑर्डिनेट करना और आंदोलन की आग को जलाए रखना। बहुत खतरनाक काम था ये, पर इसने आंदोलन को लंबे समय तक जिंदा रखा। और इसी समय सुभाष चंद्र बोस का भी जिक्र आता है सोर्स में, हालांकि वो देश से बाहर थे। हाँ, सुभाष बाबू उस वक्त जर्मनी और फिर साउथ ईस्ट एशिया में थे। वो अपनी आज़ाद हिंद फौज INA के जरिए फौजी तरीके से भारत को आज़ाद कराने की कोशिश में थे। हालांकि उनका रास्ता गांधी जी से अलग था, पर मकसद तो एक ही था, भारत की पूरी आज़ादी। उनके रेडियो भाषण, INA की कार्रवाइयाँ, इनसे भी भारत में लोगों का हौसला बढ़ता था। तो ये दिखाता है कि आज़ादी की लड़ाई कई मोर्चों पर एक साथ चल रही थी। हम तो कई लेवल पर कई तरीकों से संघर्ष चल रहा था, और इन सब के बीच वो एक नारा, करो या मरो, लगातार गूंज रहा था। वो सिर्फ नारा नहीं रहा, उस दौर की पूरी भावना बन गया था। बिल्कुल, वो अर्जेंसी, वो संकल्प, वो बलिदान की भावना, सब कुछ उस नारे में था। अब सवाल ये है कि अंग्रेज सरकार ने इस इतने बड़े और उग्र आंदोलन का सामना कैसे किया? उनका रिएक्शन क्या था? अंदाजा तो यही है कि रिएक्शन बहुत सख्त रहा होगा। जिस तरह आंदोलन फैला था, वो चुप तो नहीं बैठे होंगे। क्या कहता है सोर्स उनके दमन के बारे में? सोर्स बताता है कि अंग्रेज सरकार ने आंदोलन को कुचलने के लिए कहना चाहिए बर्बरता की सारी हदें पार कर दी। पूरी फौज और पुलिस लगा दी। देश भर में जबरदस्त गिरफ्तारियां हुई। अनुमान है कि 1 लाख से भी ज्यादा लोगों को जेल में डाल दिया गया। शांति से जुलूस निकालने वालों पर भी बेरहमी से लाठीचार्ज हुआ। और क्या सिर्फ लाठीचार्ज और गिरफ्तारियां? नहीं, दमन इससे कई ज्यादा भयानक था। कई जगहों पर निहत्ती भीड़ पर बिना चेतावनी के गोलियां चलाई गईं। हजारों लोग मारे गए, घायल हुए। कुछ आंकड़े तो 10,000 से ज्यादा मौतों का अंदाजा लगाते हैं। हालांकि सही संख्या जानना मुश्किल है। गांव पर सामूहिक जुर्माना लगाया गया। कुछ इलाकों से तो हवाई जहाज से बम गिराने तक की खबरें हैं, विद्रोह को दबाने के लिए। प्रेस पर सख्त सेंसरशिप लगा दी गई। एक तरह का खुला आतंक का राज था। ये तो सुनना भी डरावना है।
इतनी क्रूरता के बाद क्या आंदोलन पूरी तरह दब गया? क्या अंग्रेज कामयाब रहे? देखिए, अगर हम फौरी नतीजों की बात करें तो हाँ, बाहरी तौर पर जो संगठित आंदोलन था वो कुछ महीनों में 1942 के आखिर तक काफी हद तक शांत होता दिखा। नेताओं की कमी, साधनों की कमी और सरकार का निर्मम दमन, इसने खुले विद्रोह को बहुत मुश्किल बना दिया था। अंडरग्राउंड एक्टिविटीज चलती रहीं पर उनका असर सीमित था। तो इस लिहाज से देखें तो आंदोलन अपने एकदम तात्कालिक लक्ष्य कि अंग्रेज फौरन भारत छोड़ दें, उसमें सफल नहीं हुआ। लेकिन क्या इसका कोई लंबा असर पड़ा? क्या इसने कुछ ऐसा बदला जो फिर पहले जैसा नहीं रहा? यहीं पर इस आंदोलन की असली अहमियत समझ आती है। सोर्स के अनुसार इसका सबसे बड़ा और टिकाऊ असर पड़ा अंग्रेजों की सोच पर, उनकी हुकूमत की नींव पर। उन्हें पहली बार इतने बड़े पैमाने पर और इतने गहरे जन असंतोष का सामना करना पड़ा था। उन्हें ये साफ साफ महसूस हो गया कि अब सिर्फ ताकत के दम पर भारत पर ज्यादा दिन राज नहीं किया जा सकता। भारतीय जनता पूरी आजादी से कम कुछ भी मानने को तैयार नहीं थी। तो ये एक तरह का टर्निंग पॉइंट था जिसने अंग्रेजों को सोचने पर मजबूर कर दिया कि भाई अब बोरिया बिस्तर समेटने का वक्त आ गया है। बिल्कुल। इसे अक्सर भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का फाइनल पुश या आखिरी निर्णायक धक्का कहते हैं। भले ही इसने तुरंत आज़ादी नहीं दिलाई, पर इसने आज़ादी मिलने की प्रक्रिया को ज़रूरी और तेज़ बना दिया। इसके बाद जो भी राजनीतिक बातचीत हुई या जो भी घटनाएं हुई, चाहे वो वेविल प्लान हो, कैबिनेट मिशन हो या सत्ता सौंपने की प्रक्रिया हो, उन सब के पीछे भारत छोड़ो आंदोलन की गूंज थी। इसने 1947 में मिली आज़ादी के लिए ज़मीन तैयार कर दी। इसने साबित कर दिया कि भारतीय राष्ट्रवाद अब हारने वाला नहीं है। ये वाकई एक बहुत अहम बात है। चलिए अब श्रोताओं की सहूलियत के लिए और खासकर जो परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए कुछ मेन फैक्ट्स और तारीखें दोहरा लेते हैं जो सोर्स में दी गई हैं। हाँ, जरूर। सबसे जरूरी तारीख तो है आंदोलन की शुरुआत की 8 अगस्त 1942। जगह थी बॉम्बे का ग्वालियर टैंक मैदान। और वो नारा जो इस आंदोलन की पहचान है, वो था महात्मा गांधी का दिया नारा, करो या मरो, डू और डाई। फिर अगले ही दिन 9 अगस्त 1942 को बड़े नेताओं की गिरफ्तारी। सही। और जेल के बाहर जिन्होंने मशाल जलाए रखी, उनमें खास नाम अरुणा आसफ अली, जयप्रकाश नारायण और राम मनोहर लोहिया। और इस आंदोलन को एक और नाम से भी जानते हैं। हाँ, इसे अगस्त क्रांति या अगस्त रेवोल्यूशन भी कहते हैं, क्योंकि ये अगस्त में शुरू हुआ और इसका अंदाज काफी क्रांतिकारी था। ये सारे फैक्ट्स याद रखने वाले हैं। सोर्स में इनको याद रखने की एक छोटी सी ट्रिक भी दी है, काफी मजेदार है। हाँ, वो ट्रिक है 8, 9, डू और डाई। 8, 9 डू और डाई। थोड़ा समझाएंगी इसे? बहुत आसान है। 8 मतलब 8 अगस्त जब आंदोलन शुरू हुआ, 9 मतलब 9 अगस्त जब नेता गिरफ्तार हुए, और डू और डाई तो नारा ही है, करो या मरो। 8, 9 डू और डाई, ये तो सच में याद रखने में आसान है। ऐसी ट्रिक्स काम आ जाती हैं छोटी छोटी चीजें याद रखने में। बिल्कुल। तो संक्षेप में भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में गांधी जी के कहने पर शुरू हुआ एक बहुत बड़ा जन आंदोलन था। नेताओं की गिरफ्तारी के बाद भी लोगों ने गजब की हिम्मत और संकल्प दिखाया। अंग्रेज सरकार ने इसे बेरहमी से कुचला जरूर, लेकिन इस आंदोलन ने ब्रिटिश राज की छूलें हिला दी और ये साबित कर दिया कि भारत की आज़ादी अब बस कुछ ही वक्त की बात है। ये स्वतंत्रता संग्राम का एक बहुत गौरवशाली मगर दर्दनाक अध्याय था। हाँ, और ये दिखाता है कि कैसे कभी-कभी जो चीज़ फौरी तौर पर असफल दिखती है, वो लंबे समय में जीत की बुनियाद रखती है। और यहीं पर मैं एक सवाल या एक सोच के साथ इस बात को खत्म करना चाहूंगा जो इस पूरी चर्चा से निकलती है। ये सोचना कितना दिलचस्प है कि भारत छोड़ो आंदोलन, जिसे शायद उस वक्त फेल माना गया, उसने असल में लोगों के मन पर कितना गहरा असर डाला होगा। उस अनुभव ने आज़ादी की इच्छा को कैसे और पक्का किया होगा। और सिर्फ उस पीढ़ी पर ही नहीं बल्कि आने वाली पीढ़ियों पर भी इस आंदोलन की यादें, इसकी कहानियां, इसके हीरो, इसके बलिदान, इन सब ने आज़ाद भारत के विचार को कैसे शक्ल दी होगी। इस लीडरलेस आंदोलन से जो सबक मिले, उन्होंने आगे की राजनीति और आंदोलनों को कैसे प्रभावित किया होगा। ये ऐसे सवाल हैं जो हमें इतिहास को सिर्फ तारीखों और घटनाओं के तौर पर नहीं, बल्कि एक लगातार चलने वाली कहानी की तरह देखने को कहते हैं, जिसके तार हमारे आज से भी जुड़े हैं। बिल्कुल सही कहा। और इसी सोच के साथ आज की ये बातचीत यहीं खत्म करते हैं। उम्मीद है ये विश्लेषण आपके लिए जानकारी भरा और उपयोगी रहा होगा।